नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं, जिस लेवल में मैंने खुद एंट्री लिया था और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था और किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ और अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, क्या फिर से नया एंट्री बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। कुछ सीखने के लिए अगर मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कुछ टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो मोनोपोली बिजनेस था वो मोनोपोली बिजनेस ऑलमोस्ट देखा जाए तो खत्म हो चुके हैं। और जो लोग सोच रहे थे कि मोनोपोली बिजनेस खत्म हो गया तो कंपनी बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा। देखिए, मान ही लेता हूँ इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कोई भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं है। एफआईएस के पास 2018 में सिर्फ 7% का होल्डिंग था और डीएस के पास 35% का आसपास होल्डिंग था और पब्लिक के पास कितना 56%। अभी वो घट बढ़ के हो चुके हैं एफआईएस के पास करीबन 14%, मगर बीच में करीबन 36% के आसपास होल्डिंग उठाया था 2021 में। अभी जो करंट जो ईयर चल रहा है, करंट जो मंथ चल रहा है, उस बेसिस में 14% का होल्डिंग्स है एफआईएस के पास और डीएस के पास कितना होल्डिंग्स है, करीबन 22% के आसपास और पब्लिक के पास ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीकनेस ऑब्वियसली लगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा स्टेक को बेचा। अभी क्यों बेचा उसके पीछे प्रॉपर रीजन तो नहीं है, मगर एक बात क्लियर हो चुका है कि जब मार्केट में इस कंपनी के मोनोपोली के बारे में बातचीत आए, मोनोपोली खत्म होने का न्यूज आया, तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। उस कारण की वजह से शायद एफआईएस ने भी कुछ स्टेक को यहाँ पे बेचा, मगर उल्टा उसी स्टेक को किसने खरीदारी की है, डीएस ने खरीदारी की है, क्योंकि जिसके पास 19% होल्डिंग था वो अभी बढ़ के हो चुके हैं 22% के आसपास। अभी चलो देख लेते कंपनी के ऊपर मैंने क्यों ट्रेड लिया था और किस बेसिस में ट्रेड लिया। सबसे पहले मैं ट्रेड कहाँ पे लिया था वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ट्रेड कुछ इस तरीके से इस जगह पे मेरा एंट्री बना था और यहाँ पे मेरा टारगेट बना। तो इतने दिनों तक जो टाइम पीरियड लगा था वो करीबन करीबन 181 डेज, तो करीबन 6 मंथ अराउंड आप बोल सकते हैं। तो 6 मंथ में कितना प्रॉफिट मिला, करीबन 21%। तो बढ़िया प्रॉफिट मिला मेरे हिसाब से। तो क्यों ट्रेड बना था वो सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, आपको मैं इस ट्रेड सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, बाद में भी कोई भी कंपनी आए आपके सामने तो उसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स को मतलब आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। देखिए क्या टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था। देखिए यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना था। बाइंग रेंज का मतलब क्या है कि आपको बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। एक भी अगर बीच में रेड कैंडल हो तो इस तरीके से पैटर्न्स को नहीं यूज करेंगे। तो कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसका मतलब लोअर साइड में और अपर साइड में मैंने मार्किंग किया। मार्किंग करके आपको देखना है कि वो परसेंटेज कितना है। अगर 20% के ऊपर आए तो ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो एंट्री लेवल्स है, मतलब स्टार्टिंग एंट्री लेवल्स था उसी लेवल एक्चुअली 200 डेज ईएमए के नीचे होना चाहिए। तो ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया। तो दोनों क्राइटेरिया अगर मैच किया गया तो अभी ये देखना है कि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है कि नहीं है। अगर तीनों चीज मैच कर जाते हैं तो आपको एंट्री होगा। कहाँ पे एंट्री होगा, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे एंट्री बना था और टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट होगा इस लेवल तक। तो बहुत दिनों तक पेशेंट के साथ जो लोग बैठे हुए थे, मेरे तो ऑब्वियसली मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं जब भी कोई इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ मैं पेशेंट के साथ बना रहता हूँ, चाहे मुझे प्रॉफिट मिले ना मिले। मुझे अगर कंपनी में भरोसा है और कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा देखने को मिला है तो मैं जरूर इंतजार करूंगा। तो बहुत ज्यादा मतलब वोलेटिलिटी के बाद बहुत ज्यादा मतलब पेशेंट के साथ बने रहने वाले को अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट अचीव किया। तो इस तरीके से टारगेट तो अचीव हुआ, तो एंट्री तो हो गया, वो तो समझ में आ चुके हैं। अभी किस बेसिस में लिया वो देख लीजिए। कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया था, कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे। तो ये मुझे एक बेस पॉजिटिव पॉइंट लगा। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो लगातार सेल्स इंक्रीज होता जा रहा था और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला था। तो यही पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है, यही पॉइंट्स आपको देखना है। और उसके साथ साथ बैलेंस शीट में एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी का
जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो रेशियोज के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो रेशियोज है, पहले 1 डेज हुआ करता था डेटोज डे में, अभी 75 डेज बना था और इस बार सिर्फ 6 डे बना। तो यही कारण की वजह से मैंने टेल लिया, क्योंकि कंपनी के ऊपर हर पैरामीटर्स कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा था। तो बाकी आप इस तरीके से जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने तो इस सारे पैरामीटर्स को चेक करना, उसके बाद काम करना। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में मुझे बहुत बार कमेंट्स किया गया, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो क्या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक मल्टीबैगर बैंक बन सकते हैं? इस बारे में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, तो इसलिए इसी हफ्ते में संडे और सैटरडे कोई किसी भी एक दिन में आपको मेरा फुल्ली एनालिसिस वीडियो के अंदर आपको उज्जीवन बैंक के बारे में चर्चा मिलेगा। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हो जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस कंपनी के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता दूं तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड मुझे मिला था। वो ट्रेड कुछ अलग लेवल का था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक फिर से शोल्डर बना। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने तो आपको पहले यहाँ पे मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे एक ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, फाइनली देखिए इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ। तो इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट के ऊपर जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ उस लेवल के ऊपर मुझे कोई क्लोजिंग कैंडल चाहिए। तो फाइनली क्लोजिंग कहाँ पे मिला, इस जगह पे क्लोजिंग मिला। तो ये जो लेवल है इस जगह पे क्लोजिंग मिला और क्लोजिंग मिलने के बाद मेरा जो टारगेट है वो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन करीबन यहाँ पे 53 रुपीज के आसपास। तो फाइनली यहाँ पे 52 रुपीज के आसपास टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर आपने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड क्यों लिया, कंपनी तो पेनी स्टॉक है। देखिए, पेनी स्टॉक हो कुछ भी हो, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके ऊपर ट्रेड जरूर, अगर बन रहा है तो मैं जरूर ट्रेड लूंगा। देखिए, आपको अगर डर लग रहा है इस तरीके से चीजों में तो आप मत करिए, क्योंकि देखिए हर किसी का रिस्क लेने का दम नहीं होता। जो लोग रिस्क ले पाते हैं वही लोग फ्यूचर में पैसा बनाते हैं। जैसे आज आशीष कचोले जी को देखना, विजय केडे जी को देखना, ये सारे व्यक्ति पैसा मार्केट से इसलिए बना पाए क्योंकि वो लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके आगे बढ़े। तो कंपनीज के ऊपर देखिए मैंने इसी कारण की वजह से ट्रेड लिया क्योंकि मुझे कंपनी का ROCE से ROE मुझे बेस्ट देखने को मिला। अभी देखिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी में, कोई भी बैंक के ऊपर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि उसका ROE एंड ROC कितना है। ROC अगर कम है तो भी चलेगा, मगर ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी पर इक्विटी में कितना रिटर्न कमा रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, उसके साथ साथ कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ भी कंपनी लगातार बढ़ाते चले जा रहा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अभी डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी का देखिए कर्जा लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ कर्जा भी बढ़ रहा है, तो सोचना उस कंपनी एक हायर ग्रोथेबल कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि वो ग्रोथ होने के लिए पूरा के पूरा तैयार है। क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। लास्ट कुछ 4 क्वार्टर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है और यही सारे कारण के वजह से इंस्टीट्यूशन भी जो पहले होल्डिंग को एकदम जीरो के बराबर रखे थे वो आज 3.5-4% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन भी होल्डिंग को बढ़ाया और इसके ऊपर मेरे एक भरोसा भी लगा, इसीलिए मैंने जब ट्रेड बना था मैं ट्रेड लिया। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कोई भी ट्रेड बन रहा है तो किस बेसिस पे बन रहा है और इसके लिए कौन सा चीजों को देखना जरूरी है। क्योंकि देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि हमेशा आपको मैं वीडियो बनाकर शेयर करता रहूं, आप खुद ही एनालिसिस करके काम कर सकते हैं, इसीलिए वही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मेरे सारे पॉइंट्स में ही आपको ट्रेड मिल जाएगा, सारे पॉइंट्स में ही आपको टारगेट मिल जाएगा, ऐसे होगा नहीं। इसके लिए आपको मार्केट के एक्सपीरियंस होना चाहिए और भी बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा और भी बहुत कुछ आपको जानना पड़ेगा। तो इसलिए सारे डिटेल्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए। और देखिए, वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारे मार्केट रिलेटेड अपडेट मिलता रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है KPI क्लीन एनर्जी। देखिए, इस कंपनी एक छोटा सा कंपनी, एक 5000 करोड़ का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के हर पैरामीटर्स अच्छा लगेगा। सर एक ही पॉइंट कंपनी के ऊपर बिग नेगेटिव पॉइंट है, वो है कंपनी का कर्जा। देखिए, कर्जा आप कहेंगे सर कर्जा ज्यादा है तो इसमें नेगेटिविटी क्या है। देखिए, कंपनी इनकम तो अच्छा कर रहा है, ये भी बात आप बोल सकते हैं। हाँ, आपके बात सही है, मगर एक बात ध्यान देना, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है
वो कितना हुआ था, सेल्स कितना हुआ था 215 करोड़, और कंपनी के एक्सपेंस कितना हुआ था 114 करोड़, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने थे 71 करोड़। तो इतना तक तो ठीक ठाक था। जो 14 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे कंपनी 10 साल पहले, सॉरी अराउंड 2020 में, मतलब 3 साल पहले, वो आज 70 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इतनी चीज तो सब कुछ ठीक ठाक था। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, प्रॉब्लम एक्चुअली कंपनी के जो इंटरेस्ट है, कंपनी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70 करोड़ था और कंपनी का करंट प्रॉफिट जो है, वो नेट प्रॉफिट जो है वो 35 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब 50% प्रॉफिट कम हो गया, और इस 50% प्रॉफिट कम होने के पीछे एक ही रीजन है, वो है कंपनी के इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जब भी यहाँ पे आपको दिखेगा, इंटरेस्ट जब भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये एक बात को याद रखना कि कंपनी इंटरेस्ट में ही सारे पैसे चला जा रहा है। तो सोचिए, अगर कंपनी के सेल्स में कुछ कमियां देखने को मिले और एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गया, तो कंपनी तो लॉसेस में चला जाएगा। यही बात कंपनी के लिए एक नेगेटिविटी है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं और गुजरात में सबसे ज्यादा प्राइवेट बड़ा सोलर पार्क बना भी चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, सिर्फ एक कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बैरिश रहूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो कभी कभी कंपनी बिजनेस को बड़ा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले लेते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी है जो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि 541 मेगावाट का ऑर्डर बुक कंपनी को मिल चुके हैं। तो कंपनी सोलर पावर के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते जा रहा है। तो एक बड़ा ऑर्डर भी मिला, तो जिस चलते है कंपनी को और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस देखेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारे चीज आपको दिखेगा। कोविड के सिचुएशन से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं, तो ऑलमोस्ट कंपनी 2400 के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे ट्रेड बना था, काफ विथ हैना पैटर्न्स बना, और यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे इतने दिनों तक रेंज बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके वो अपट्रेंड में जा रहा है। और यहाँ पे कुछ टाइम बिता रहा है, अब देखना यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर, जब भी कुछ इस तरीके से हायर लेवल के ऊपर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, मैं हमेशा सबसे कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल्स में कोई पता नहीं होता कि कहाँ तक जाएगा। और अगर मैं पिवट पॉइंट के हिसाब से भी देखूं, सॉरी यहाँ पे पिवट पॉइंट नहीं दिखेगा, तो फिर भी मुझे उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं मिलेगा कि कंपनी का ग्रोथ कहाँ तक होगा। तो इसलिए मतलब जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब कुछ डिसीजन जरूर लूंगा, तो तब मैं वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वेदांता लिमिटेड, जो इंडिया के सबसे ज्यादा हाई डिविडेंड पे आउट कंपनी है। तो इस कंपनी फाइनली फिर भी एक बार आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया, और पिछले दिनों में ही कंपनी डिविडेंड दिया, 11 रुपीज के आसपास डिविडेंड दिया। और इस 11 रुपीज डिविडेंड देने के कारण कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो बन चुके हैं करीबन 40% के आसपास। तो सोचिए 40% का मतलब है जो लोग इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं, उसको इस साल में 40,000 रुपया सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से मिल गया। तो आप सोचेंगे, काश में 1 लाख रुपया निवेश करता तो मुझे 40,000 रुपया मिल जाते। तो इससे इसको देखकर खुश मत हो जाना, 1 लाख रुपया आपका 40,000 तो बनना, 40,000 तो आपको डिविडेंड दिया, अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिला, आपका ही पैसा आपको घूम फिर कर मिल रहा है। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अगर मेरा डिविडेंड वाला वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक